आइए आज हम एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन वेरियस फील्ड्स, सुदूर संवेदन का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, भूगोल के अंदर इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ये हम देखेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट और साइंस ऑफ टेलिंग समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। बिना छुए किसी वस्तु के बारे में दूर से ही जानकारी हासिल करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब आधुनिक युग के अंदर तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके बगैर कोई भी देश है या कोई भी व्यक्ति है वो काफी पिछड़ जाएगा, पिछड़े कन्वेंशनल सिस्टम में रहेगा। इसलिए इसका उपयोग करना हर क्षेत्र में ही जरूरी हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि भूगोल के अंदर तो ये सारा इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो ही रहा है, और भूगोल में कोई चीज ऐसी बची नहीं है जिसके अंदर हम ये कहें कि भाई ऐसा कोई क्षेत्र बचा हुआ हो। भूगोल के अंदर तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल सब कुछ तो आ चुका है वर्ल्ड का। फिर भी हम एक बार दोबारा से हम इसको शॉर्टकट वे से हम कह सकते हैं कि भूगोल के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है। यहां देखिए एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग वेरियस फील्ड्स। अब यहां एग्रीकल्चर में ही हम देखते हैं, तो एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन होता है, इसका एनवायरमेंटल स्टडीज में, सरफेस वाटर रिसोर्सेज में, सॉइल रिसोर्सेज में, ओशन वाटर रिसोर्सेज में, फॉरेस्ट रिसोर्सेज में, लैंड यूज एंड लैंड कवर में, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज में, फ्लड जोन डेलिनेशन एंड मैपिंग, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अभी क्या है एग्रीकल्चर में, कैसे इसका उपयोग अनुप्रयोग किया था, कैसे एप्लीकेशन किया था भूगोल के अंदर हमारा जो है एग्रीकल्चर में इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। अब यहां देखते हैं हम, इसका है कि एग्रीकल्चर फील्ड हमारा है, कृषि है। अब कृषि में रिमोट सेंसिंग का उपयोग कैसे होगा, तो इसका हमें यूज होगा कि हम कृषि को देखना है तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर जो क्षेत्र हैं वर्ल्ड के हो, चाहे किसी देश के हो, कई जिले के हो, किसी राज्य के हो, तो हम उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र है उसका एग्रीकल्चर रीजन्स का एक नक्शा बनाएंगे, ताकि हमें सबसे पहले ये पता चले कि किस किस क्षेत्र में खेती की जाती है। पहला ये हो गया, हम नक्शा तैयार कर लेंगे। उसके बाद में मैपिंग ऑफ एग्रीकल्चरल डिजीज। अब उसके बाद में दूसरा ये करेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां खेती में लगती हैं, एग्रीकल्चर में, कृषि में लगती हैं, ताकि हम उसका आगे मैनेजमेंट भी कर सके। इसलिए पहले से हम नक्शे तैयार करते हैं कि कौन सी फसल होगी और कौन सी बीमारियां लगेंगी, उनका जो नक्शा हम तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार से मैपिंग ऑफ एग्रीकल्चरल हेडक्वार्टर्स, हमारे जो कृषि के जो हेडक्वार्टर हैं, मुख्यालय हैं, उनका सभी का जो है हमारे पास मैप होना चाहिए, ताकि हमें एक दूसरे के इंफॉर्मेशन भेजनी हो ईमेल से या इंटरनेट से, तो हम तुरंत भेज सके और तुरंत इंफॉर्मेशन ले सके, समय की बचत हो सके। ये सारा हमारे पास अरेंजमेंट होना चाहिए। इसी प्रकार से मैपिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है कि कृषि किसी क्षेत्र में विकसित है तो किसी क्षेत्र में अविकसित होती है, तो अब इसमें यह भी देखना है कि यहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन चल रही है। मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी की सुविधा ही नहीं हो पाती है, या तो अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर के बजाय कैनाल इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, तो हमें दोनों चीजों को प्रोजेक्ट रखना पड़ेगा कि कैनाल से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं या भूमिगत जल से कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि हम उसके बारे में विश्लेषण कर सकें। और इसी प्रकार से मैपिंग ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, और हमारी भूमि उपजाऊ है, वेस्टलैंड है, या इरोजन कटा फटा क्षेत्र है, उसका में मैपिंग होना चाहिए, ताकि हम कृषि में बढ़ावा दें तो हम उनके बारे में सारा मैनेजमेंट प्रॉपर वे से कर सकें। इसलिए रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है, और उसमें एग्रीकल्चर जहां बैकवर्ड है तो उसको ज्यादा बढ़िया और तरीके से कैसे करते हैं, इन नक्शे के द्वारा हम सारा कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए रिमोट सेंसिंग का दूर से ही हम सारी चीजों का पड़ताल कर लेते हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं, ऊपर से जो नक्शा सैटेलाइट है उसका नक्शा ले लेंगे और नक्शे के आधार पर हम सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से यूज ऑफ रिमोट एनवायरमेंटल स्टडीज। अब यहाँ पर्यावरणीय अध्ययन में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ओजोन लेयर हमारी जो है कहां कहां पर है, कटी हुई है, ओजोन परत है वो कहां कटी हुई है, उसका पूरा नक्शा लेंगे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि
जब तक हम ये नक्शा नहीं बनाएंगे, जब तक हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि जो है हमारी ओजोन लेयर है कहाँ से कट करके हमारी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है, ताकि हम उसका मैनेजमेंट बाद में करने के लिए वापिस जो कटी हुई हमारी परत है उसको वापिस भरने के लिए क्या उपाय करें। इसी प्रकार से मैपिंग ऑफ स्नो फील्ड्स, बर्फ के क्षेत्र कौन से हैं और उनका भी नक्शा बनाएंगे, क्योंकि बर्फ होगी और ऊपर से ओजोन लेयर कटी हुई तो बर्फ की ऊपर से गर्मी आएगी तो बर्फ को पिघला देती है। इसलिए दोनों चीजों को रखना है कि कितना नुकसान होता है। मैपिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नोफील्ड्स, और उसके बाद में ये होता है कि ओजोन लेयर से कटी हुई तो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आती है सूर्य की, तो कितना गर्मी के कारण से हमारी स्नोफील्ड्स जो क्षेत्र है वो पिघल रही है, और पिघलने के कारण से समुद्र तल कितना ऊंचा उठ रहा है। अभी मैपिंग ऑफ सी लेवल चेंजेस, अब इसी कारण से देखेंगे कि ये नक्शा हमने बना दिया भाई, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है तो पिघलने के कारण से, बर्फ पिघलने के कारण समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का लेवल कितना ऊंचा हो रहा है, क्योंकि इसी से हम जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का करेंगे। फिर मैपिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके आधार पर हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो जैव विविधता है घटी है या बढ़ी है, इनके बारे में पूरा नक्शा हम बनेंगे। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो कहां कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर उसकी मैपिंग करेंगे। मैपिंग ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और उसमें पूरे वर्ल्ड में ये करेंगे कि कहां कहां पर पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका नक्शा हम तैयार करेंगे। इसी वजह से लैंड इरोजन मैपिंग, पृथ्वी भूमि है इसका इरोजन कहां कहां पर क्षेत्र में हमारा हो रहा है, इसके इरोजन के बारे में और इसका मैपिंग भी तैयार करेंगे। सारे क्षेत्र पूरा वर्ल्ड का लैंड इरोजन का नक्शा तैयार करें। फ्लड हिट एरिया मैपिंग, अब पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कहां कहां पर फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, और बाढ़ के कारण से हम क्या क्या नुकसान होता है वो हम तैयार करेंगे, ताकि हम एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए पहले हम इसका नक्शा तैयार करें और उसके बाद में उनको रोकने के उपाय करें। इसी प्रकार से मैपिंग ऑफ ड्रॉट एरिया, पूरे वर्ल्ड में हमें देखेंगे कौन कौन क्षेत्र सूखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कशन करते हैं हम नॉर्मली कि जो क्षेत्र डेजर्टेड एरिया है, जैसे सारा मरुस्थल है पूरे वर्ल्ड का बहुत ज्यादा बड़ा है, इसी प्रकार से एटेकामा मरुस्थल है, इसी प्रकार से गोबी मरुस्थल है, हमारे इंडिया का थार मरुस्थल है, इसी प्रकार से सोनरेड मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग का मरुस्थल है। ये सारी चीजें देखते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर ये चीजें मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों क्षेत्रों में सूखे की स्थिति को सामना पड़ता है। इसके अलावा भी अन्य जो सूखे क्षेत्र उनका नक्शा पहले तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद में है मैपिंग ऑफ ग्रीन हाउस इंपैक्ट, और ग्रीन हाउस का हमारा जो है हरित क्षेत्र प्रदेश है उनका नक्शा हम तैयार करेंगे। क्यों, ये सारे नक्शे जब हम तैयार कर लेंगे उसके बाद में एनवायरमेंटल अध्ययन अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और ये हम देखेंगे कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उनको सोल्व कैसे किया जाए, इसका पूरा अध्ययन करने के लिए हम दूर से रिमोट सेंसिंग से शायद ये नक्शे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर से इमेजरी आएगी, इमेजरी को हम तैयार करेंगे, तैयार करके और उसके बढ़िया तरीके से हम कंप्यूटर से उसके नक्शे बड़े तैयार करेंगे तो हमें पूरी नॉलेज हो जाती है कहां कहां पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उसको ठीक कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल हम ये बताते हैं कि पहले हम क्या करते थे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती थी, हम जो है तेल जो पेट्रोलियम है या अन्य प्रकार के धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते थे, डीजल का इस्तेमाल करते थे, उनकी जगह पर जो है एनवायरनमेंट को ठीक बनाने के लिए हम क्या सारा उपाय बताना पड़ेगा कि हमें डीजल की जगह क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे और जो है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो गर्मी बढ़ती थी वो वापस कम हो जाएगी। ये सारी चीजें हम बताएंगे। और इसी प्रकार जो बर्फ मेल्टिंग हो रही थी और ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर कट रही थी तो वो कटना बंद हो जाएगी और वापस छिद्र भर जाएगा और वापस हमारी जो बर्फ है वो जम जाएगी और हम उसी स्थिति पे आ जाएंगे एनवायरमेंट की जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वापस प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सरफेस वाटर रिसोर्सेज। इसमें हम क्या करते हैं, धरातल के ऊपर हमारा जो सरफेस वाटर रिसोर्स है, धरातल का पानी का जो संसाधन है, जल संसाधन है, उसके बारे में क्या क्या हम कार्रवाई करते हैं, रिमोट सेंसिंग कैसे लाभदायक है। मैपिंग ऑफ स्नो हाइट्स, हमारे स्थल के ऊपर बर्फ कितनी मोटी है, कितनी जमी हुई है। मॉनिटरिंग ऑफ स्नो कवर्ड एरियाज, स्नो कवर्ड एरियाज कितना बचा हुआ है। इसके बाद में हम मॉनिटरिंग ऑफ स्नो इन रिवर एंड लेक्स, रिवर्स हमारी नदियां हैं और झीलें हैं, उनमें बर्फ कितनी जमी हुई। जैसे हम देखते हैं एंटार्क्टिक, आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ झील होती है, वो जमी हुई होती है, कई बार पूरी गहरी झील में तो पूरा का पूरा झील है वो जमी
हो जाती है, उसके ऊपर आराम से आदमी जाते हैं। और इस प्रकार से ऐसे क्षेत्र भी देखने जहां पर कौन सी झीलें हैं। मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट्स, और ग्लेशियर कहां कहां धीरे धीरे चलते जा रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि हम जाकर के तो नहीं कर सकते। ऊपर रिमोट सेंसिंग के जो नक्शे आएंगे, ऊपर से सैटेलाइट हमें नक्शा भेजेगा, उसके आधार पर, इमेजरी के आधार पर हमें सारे नक्शे हम तैयार, मैपिंग है, मॉनिटरिंग ऑफ फ्लड एरियाज, कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है उनका सारा हम सरफेस, धरातल पर कौन कौन जल संसाधन है इनके बारे में सारे, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर कवर्ड एरिया, कहाँ कहाँ पर पानी फैला हुआ है उसका भी हम नक्शा तैयार करेंगे। मैपिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कहां पर जो है ढाल किस क्षेत्र का है उसका नक्शा तैयार करेंगे, ताकि हम जल संसाधन के बारे में, हम धरती के ऊपर कहां कहां पर जल संसाधन उसके बारे में पूरी नॉलेज ले सकें। और मैपिंग ऑफ रिवर ऑफ डेल्टा चेंज, कहां कहां पर हमारा जो है रिवर, नदियां हैं या डेल्टा है, वो उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को, उसके बारे में नक्शा तैयार करेंगे। और मैपिंग ऑफ इरिगेशन प्लानिंग फॉर कैनाल्स एंड ड्राट एरियाज, अभी मैंने बताया थी एनवायरमेंट को देखना है तो हमारे सूखी क्षेत्र होती हैं, तो वहां से पर्यावरण प्रदूषण होता ही होता है, और हम उसे देखेंगे कैनाल एरिया कहां पर है और कहां पर हमारी ड्रोट एरिया है, उसमें कैनाल्स की प्रॉब्लम कहां कहां पर इरिगेशन प्लानिंग बनाई है या नहीं बनाई है, तो उसके अंदर अभी सारे नक्शे बन जाएंगे। तो इस सरफेस वाटर रिसोर्सेज में इसका रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सॉइल रिसोर्सेज, भूमि संसाधन में भी मैपिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां कितने प्रकार के हैं उनका नक्शा हम तैयार करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कहां पर उपजाऊ मिट्टी है, कहां पर लाल मिट्टी है, कहां पर ब्लैक सॉइल है, कहां पर काली मिट्टी है, कहां पर जो है पर्वतीय मिट्टी है। और ये सारी मिट्टियां अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो उनके अलग अलग गुण होते हैं, उनमें पैदावार के हिसाब से हम देखेंगे देश में कौन कौन सी फसलें उसमें पैदा की जाती है। तो मैपिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मैपिंग ऑफ सॉइल ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, हमारी मिट्टी है उसमें सॉइल में मॉइस्चर है कि नहीं है, नमी है कि नहीं है। मैप ऑफ चेंज इन क्वालिटी ऑफ वाटर इज इन सॉइल, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि हमारा पानी का कितना परिवर्तन आ रहा है, किस क्षेत्र में पहले पानी था आज गहरा जा रहा है या कम हो रहा है, उसका हम जो है कितनी मात्रा में हम क्वांटिटी है किस क्षेत्र में, उसका नक्शा तैयार करेंगे। और मैपिंग ऑफ सॉइल इरोजन, कहां कहां पर मिट्टी का कटाव हो रहा है उसका नक्शा लेंगे। तो रिमोट सॉइल रिसोर्स संसाधन है, हमारी भूमि संसाधन है, इसमें भी रिमोट सेंसिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, ताकि हम इजीली नक्शे बना सके। अन्यथा अगर हम जा कर देखें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, रिमोट सेंसिंग के बगैर ये इतना आसान भी नहीं होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सारे हमने अभी बताए थे रिमोट सेंसिंग के प्रयोग, यहां देखिए आप, तो हम इसी प्रकार से सॉइल रिसोर्स है, ओशन वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, लैंड यूज, लैंड कवर है, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज है, फ्लड जोन एंड मैपिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। इन सभी का इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग में करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो हमारे बीए फाइनल के बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन में अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग वेरियस फील्ड, तो इसमें थोड़ा वर्णन करना है आपने कि एग्रीकल्चर में हम नक्शे बनाएंगे और एनवायरमेंटल की ये नक्शे बनाएंगे, और अगर स्पेशली पूछा जाएगा तो आपको डिटेल से स्टडी करनी होगी। जैसे मैंने बताया था एग्रीकल्चर में सारे नक्शे बनाएंगे, और एनवायरमेंटल स्टडीज में हम 8-10 पॉइंट है उनके सारे नक्शे बनाएंगे और उनका विस्तार से हम पूरा लिखेंगे। आज हमने अभी तक जो है सॉइल रिसोर्सेज तक ही हमने अध्ययन किया, बाकी हम कल बाकी बचे हुए क्षेत्रों का अध्ययन डिटेल से करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है। और इसको आज अभी आप जो एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल स्टडीज और सरफेस वाटर रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज, इनके नक्शे कैसे तैयार किए जाते हैं इनके बारे में अध्ययन करना है। बाकी हम दूसरे पार्ट में इसका अध्ययन कल करेंगे। थैंक यू।